चैप्टर है हम लोग का क्या, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, 4 क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है डायरेक्टली नीट में इसी चैप्टर से, और लिंक करता है किससे किससे, जेनेटिक्स से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और प्लांट किंगडम से। 3 चैप्टर से लिंक करता है, बहुत ज़्यादा जरूरी चैप्टर है। 12वीं शुरुआत करना है तो 12वीं का शुरुआत करने के लिए सबसे ज़्यादा IMP चैप्टर रहता है क्या, 11वीं का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन का सबसे पहले क्या जानेंगे कि ये जो चैप्टर है कितने भाग में डिवाइड है, 2 भाग में। एक होता है आपका सेल साइकिल और दूसरा याद रखना है क्या, सेल डिवीजन। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। एक तो पढ़ेंगे पहले क्या सेल साइकिल क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब मैं क्या बोला था, जो सेल साइकिल होता है, एक IMP पॉइंट याद रखना सबसे ज़्यादा MP ना, ठीक है, कि सेल साइकिल केवल और केवल हम लोग को पढ़ना है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। पहला IMP पॉइंट केवल किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, सेल साइकिल किसमें होता है, ओनली यूकैरियोटिक कोशिका में। जैसे कोई ऑप्शन दे दिया तुमको, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है कि सेल साइकिल किसमें अकर होता है, यानी किसमें होता है, सेल साइकिल किसमें पाया जाता है। ठीक है ना, और ऑप्शन में अलग अलग ऐसे नाम दे दिया है A B C और ये क्या दे दिया D। अब यहाँ पास जैसे कि लिख दिया है कोई बैक्टीरिया का नाम लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पास कोई फंजाई का नाम लिखा है, समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पास किसी वायरस का नाम लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पास क्या बोलते हैं तुम्हारा किसका नाम लिख दिया, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, तो सेल साइकिल अकर करके दे दिया, किस में होता है सेल साइकिल, ऐसे करके आया क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल साइकिल किस में होता है बोला हूँ मैं तुम लोगों को, केवल यूकैरियोटिक। ये तो कैसा कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक, तो पहला ऑप्शन तो ये खत्म हो गया। ठीक है, प्लांट यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो इसमें होगा। फंजाई यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो इसमें होगा। इसमें होगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, तो सबसे पहला चीज सेल साइकिल किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, सेल साइकिल कैसे होता है ये समझ आ गया, कहाँ होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जानना कि सेल साइकिल जो रहता है अलग अलग जीवों में उसका अवधि क्या होता है, अलग अलग होता है, टाइम वेरिएबल हो सकता है। टाइम क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में सेल साइकिल यदि चल रहा है, मनुष्य का जो ह्यूमन सेल है, ठीक है ना, उसमें यदि मैं क्या कर रहा हूँ, सेल साइकिल देख रहा हूँ, तो वो 24 घंटे में पूरा होता है। लेकिन मान लो मैं यीस्ट में देखो, यीस्ट क्या है, फंजाई है। ठीक है, यीस्ट में देखो तो वो कितना टाइम लगाएगा तुम्हारा सेल साइकिल कंप्लीट करने में, मुश्किल से 90 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग जो कोशिका रहता है, ठीक है, वो सेल साइकिल कंप्लीट करने में अलग अलग टाइम क्या कर सकता है, लगा सकता है। कोई 24 घंटा भी लगा सकता है, एकदम जरूरी नहीं है कि वो जितना टाइम है हाँ इतना ही टाइम लगाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा MP है ना सेल साइकिल में। अब ये जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल साइकिल जो है ध्यान से समझना। ठीक है, सेल साइकिल में मुख्यतः कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, 4 अवस्था। सबसे पहला तो कौन सा अवस्था आएगा बोला था मैं, जीवन अवस्था। दूसरा कौन सा अवस्था, एस अवस्था। तीसरा G2 अवस्था। चौथा M अवस्था। यहाँ तक क्लियर है? G1, S और G2 ये तीनों को मिला करके मैं क्या बोलता हूँ, बोला था मैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेज। याद आया? और ये वाला जो फेज है M फेज, इसको डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज, कि इस फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। अब डिवीजन कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से होगा बोला था मैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है बोला हूँ मैं, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन। इंग्लिश याद करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो होगा क्या, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या होता है बोला हूँ मैं तुम लोगों को, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये डायग्राम तुम लोग बनाते थे, याद करो एक जमाना में जब 11वीं क्लास में थे। तो ये देखो, ये मान लो एक तुम्हारा कोशिका का सेल साइकिल दर्शाना है, तो उसमें टाइम कैसे लगेगा देखो। यहाँ पास ध्यान देना ना, मैं टाइम के अकॉर्डिंग भी इसको जमा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा फेज लेगा, G1 फेज लेगा। कौन सा फेज लेगा, G1 फेज। उसके बाद टाइम लेता है कौन, S फेज। उसके बाद कौन टाइम लेगा, G2 फेज। और सबसे कम टाइम लेता है कौन, M फेज। क्लियर है ना? ये मुश्किल से 1 घंटा लेगा टाइम। कौन सा फेज, M फेज। क्लियर है ना? और G1 सबसे ज़्यादा 8 से 10 घंटा या 12 घंटा तक। क्लियर है कि नहीं? 8 से 12 घंटा तक टाइम। तो ये टाइम का शेड्यूल याद रखना है ना तुम लोगों को, कि सबसे ज़्यादा कौन सा फेज लेता है, G1। ठीक है, तो G1 फेज है। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेज, S फेज। उसके बाद कौन सा फेज, G2 फेज। और उसके बाद कौन सा फेज, M फेज। यहाँ तक क्लियर है? अब M फेज में भी
मैं तुम लोगों को बताया था कितना अवस्था आता है, बोला था 4 अवस्था आता है। कितना? 4 अवस्था। याद आया क्या? 4 अवस्था कौन कौन सा था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये रहता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नाम याद है इस कारण पूरा नहीं लिख रहा हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये रहता है। लेकिन टाइम का जब कहानी चलेगा, अब इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन टाइम लेता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या याद रखना है? PMA, ध्यान देना ना, PMTA सबसे ज़्यादा टाइम लेगा P, उसके बाद कौन? M, फिर T, फिर ये A। कौन लेगा? A, यानी कि एनाफेज लेगा। यानी कि सर्वाधिक छोटी अवस्था कौन सा होता है तुम्हारा? एनाफेज, सर्वाधिक छोटी अवस्था है। और एम फेज में भी सर्वाधिक बड़ी अवस्था कौन सा रहेगा? सर्वाधिक लंबी अवस्था प्रोफेज रहेगा। कौन रहेगा? सर्वाधिक लंबी अवस्था प्रोफेज रहेगा। तो टाइम का कहानी क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से देखो, यदि तुमको टाइम का कभी भी कहानी पूछे, क्वेश्चन आए, ठीक है ना, मैं पूरा MCQ के हिसाब से बताते जा रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। तो टाइम का कहानी पूछे तो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा कौन? G1, उसके बाद कौन लेगा? S, उसके बाद कौन लेगा? G2, उसके बाद एम फेज लेता है। कौन लेता है? एम फेज। लेकिन उसको कैसे याद रखोगे? PMTA, ठीक है ना। हम लोगों को याद है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, लेकिन एनाफेज को लास्ट कर देना। क्लियर है टाइम के हिसाब से? तो ये है तुम्हारा किसका कहानी? टाइम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है? सेल साइकिल क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले तुम लोगों को छोटा छोटा बेसिक जानना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। चलो अब हम लोग को कुछ जानकारी चाहिए। क्या क्या जानकारी चाहिए? ध्यान से देखो कि डीएनए क्या होता है। सबसे पहले जानना जरूरी क्या है ना? डीएनए क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, क्लियर है, सेंट्रोमियर क्या होता है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक जानना हम लोगों को क्या है, एकदम ज़्यादा जरूरी, तभी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक कोशिका के बारे में चलो बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक कोशिका है, ध्यान से समझना, ये हमारे क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? आपका केंद्र। क्या पाया जाता है? केंद्रक। ये केंद्रक है। कोशिका के अंदर क्या रहता है? केंद्रक। अच्छा, केंद्रक के चारों ओर यहाँ पास क्या भरा हुआ है? पूरा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास केंद्रक के अंदर, किसके अंदर? केंद्रक के अंदर धागे समान एक संरचना होती है, ऐसा पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है। और ये जो धागे समान संरचना है, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? सबसे पहले चीज़, ठीक है। ये हमारा क्या है? ध्यान से समझना। मान लो ये सेल है, ठीक है ना, ये हमारा मान लो एक कोई सेल है। सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। केंद्रक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और ध्यान देना, केंद्रक में क्या पाया जाता है? ऐसे बीच बीच में गैप रहता है ना, केंद्रक छिद्र भी रहता है, न्यूक्लियर पोर रहता है। ये जैसे यहाँ पास को हटा दिया मैं, ये न्यूक्लियर पोर है बीच बीच में, समझ रहे हो ना। ये ऐसे बीच बीच में ऐसा न्यूक्लियर पोर रहता है, डबल, एक मिनट रुको, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, मैं बाद में बोलूँगा। ये ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है ऐसे। यहाँ तक क्लियर है। और ये इंटरन्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। याद आया होगा, थोड़ा बहुत पढ़े होगे कोशिका चैप्टर, तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे बड़ा कोई कोशिकांग क्या है? केंद्रक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अलग अलग जीवों में अलग 3 बड़े कोशिकांग हैं, ठीक है ना, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका। कौन कौन सा है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, या जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। क्लियर है ना। प्लास्टिड में 3 चीज़ आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या होता है? अब ये जो क्रोमेटिन रहता है, ध्यान से समझना, ये जो क्रोमेटिन रहता है जो कैसे है? तुम्हारा धागे जैसा है। कैसा है? धागे जैसा, ठीक है ना। ये ऐसा लिख देते हैं, धागे जैसा। ये और ज़्यादा क्या हो जाए? संघनित हो जाए। क्या हो जाए? संघनित हो जाए। और ज़्यादा संघनित होगा तो यही किसका निर्माण करता है? तुम्हारा ये क्रोमोसोम का। किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नॉर्मल, जब हमारा कोशिका नॉर्मल अवस्था में रहता है, जब कोई कोशिका विभाजन होता नहीं है, ठीक है, मतलब जब कौन सा फेज चल रहा होगा? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये 3 फेज जब चल रहा होगा, कौन कौन सा फेज बोल रहा हूँ मैं? G1 फेज, S फेज और G2। तो ये तीनों अवस्था में कौन सा अवस्था में पाया जाता है? ये क्रोमेटिन अवस्था में। कौन सा अवस्था में पाया जाता है? क्रोमेटिन। लिख लिए रहो, G1 फेज, S फेज और G2, ये तीनों अवस्था में क्रोमेटिन अवस्था में पाया जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है। और ये जो अवस्था है ये केवल और केवल जब कोई कोशिका क्या करती रहती है, विभाजन करते रहती है, तब पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? क्रोमोसोम के रूप में। क्लियर है। तो कौन सा फेज में पाया जाएगा? केवल और केवल एम फेज में। तो तुमको कभी भी पूछा जाए कि क्रोमोसोम कब विजिबल होगा, कब तुमको दिखाई देगा, तो जो 24 घंटा का अवधि है उसमें केवल कितना? 1 घंटा, और उसमें भी क्या? जब वो विभाजन करते रहेगा तब। और स्पष्ट रूप से कौन सा अवस्था दिखाई देगा? इसमें भी एम फेज में। तो एकदम ज़्यादा IMP MCQ है ये, ठीक है ना। क्या? मेटाफेज। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कंडेंस्ड फॉर्म किस अवस्था में रहता है? मेटाफेज अवस्था में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग किसके किसके बारे में जान डाले हैं अभी? क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन है क्या, ये देखो क्रोमेटिन क्या होता है जान डाले। दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है ये जान डाले। पहले एकदम बेसिक जान रहे हैं ना, ध्यान से देखते जाओ, फिर एकदम ये डिटेल जाते जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये जो क्रोमेटिन है ये भी तो धागे के रूप में उलझा हुआ है। धागे के रूप में क्या है? उलझा हुआ है। धागे के रूप में उलझा हुआ है तो क्रोमेटिन से भी पहले कोई अवस्था रहा होगा, और वो कौन सा अवस्था है आपका? DNA। क्या है? DNA। मतलब होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं तुम लोग को बताते जा रहा हूँ, ध्यान दे। ठीक है। ये रहता है क्या हमारा? ये DNA रहता है, ये DNA है। ये जो हमारा DNA रहता है इसमें क्या आ जाता है? हिस्टोन प्रोटीन आता है। क्या आता है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के साथ चारों ओर क्या होते जाता है? वो लपेटाते जाता है। क्लियर है ना। क्या होता है असल में, हमारे कोशिका का जो साइज है वो है 10⁻6 मीटर माइनस में, ठीक है ना। और हमारा जो DNA का टोटल लंबाई यदि निकालूंगा, ठीक है ना, तो 2.2 मीटर। सोचो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा क्या है आपका? DNA है, 2.2 मीटर। और उसको इतना छोटे हमारे कोशिका के अंदर जो क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अंदर रखना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? फोल्डिंग करना पड़ेगा, कुंडलित करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि तुम लोग देखे होगे वायर रहता है, वायर को ऐसे फैला दोगे पूरा रूम में फैल जाएगा। लेकिन मान लो उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है, एक कुंटे में रखना है, तो क्या करते हो? उसको लपेटते हो ना, तब जाके थोड़ा छोटा सा जगह स्थान ग्रहण करेगा। तो सेम टू सेम यही कहानी है। 2.2 मीटर, ध्यान देना, DNA का लंबाई है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या करते जाते हैं? कुंडलित कर दिया जाते हैं, संघनित करते, कंडेंस्ड करते हैं। क्लियर है ना। उसका पैकेजिंग करते हैं और पैकेजिंग करके इसके अंदर रखते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से समझना, ये हमारा जो DNA है ये क्या कौन सा प्रोटीन है बोल रहा हूँ मैं? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में लपेटाता जाएगा। इसके लिए हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, न्यूक्लियोसोमल मॉडल, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ DNA करके टॉपिक चलता है, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल जाएंगे। अभी बेसिक जानना है हम लोग को, इस कारण ध्यान से देखो। ये हमारा जो DNA रहता है, अब DNA भी क्या संरचना तुम लोग पढ़े होगे, एडेनिन, ठीक है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब से मिलकर बना रहता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ध्यान दो, यहाँ तक ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ और कुंडलित हो जाएगा, सोलेनॉइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोलेनॉइड। 6 ठोक ऐसे मिल जाएगा। फिर अब देखो ये ऐसा कुंडलित होते जा रहा है। अब ये कुंडलित होते जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दो, अब इसको बोला जाएगा क्या? सोलेनॉइड है। अब इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। तो हम लोगों को जो 99% दिखता है कहानी, वो क्या रहता है? क्रोमेटिन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेटाया रहता है। केवल हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, उसके अलावा कोई कुछ अदर प्रोटीन भी रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोल देते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये कौन सा प्रोटीन है बोल रहा हूँ मैं? ये वाले को हिस्टोन प्रोटीन। क्या कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, बाद में। बस इतना ही याद रखना कि पैकेजिंग करने में DNA का कौन कौन सा प्रोटीन मदद करता है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये जो हमारा DNA है, ध्यान देना, ये जो हमारा DNA है, DNA क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्या होते जाता है? पैकेजिंग होता है। पैकेजिंग होने के बाद सोलेनॉइड बनाएगा। सोलेनॉइड से क्या बनता है? क्रोमेटिन। क्या बनाता है? क्रोमेटिन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो क्रोमेटिन रहता है, जब इसको मैं क्या करूँगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो डाई लगाते हैं, रंजक डालते हैं ना, उसके बाद देखते हैं 11वीं प्रैक्टिकल किए होगे, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से समझना, उसको रंजक के आधार पर कौन सा गहरे रंग से अभिरंजित होगा और कौन सा हल्के रंग से अभिरंजित होगा, उसके आधार पर क्रोमेटिन कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का। एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। ध्यान से देखो, जैसे कि ये है तुम्हारा, आगे बढ़ रहा है ना, ये 1 मिनट रुको, हाँ, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है, और ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ये आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? क्रोमेटिन ही है। क्या है ये? क्रोमेटिन। लेकिन देखो ये हल्का सा खुला हुआ है, हल्का सा क्या हुआ है? खुला हुआ है। और ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा सघन है। तो जो हल्का हल्का खुला रहता है
जो हल्के रंग से अभिरंजित होगा, ठीक है, जो ज़्यादा गुथा हुआ नहीं रहता, परिधि की ओर रहता है। जैसे कि मैं मान लो ऐसा न्यूक्लियोलस बना रहा हूँ, तो ये बाहर के साइड में जो है ऐसा हल्का हल्का, और अंदरली क्या है, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है अंदर है, फिर ऐसा हल्का हल्का है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो ऐसे बाहर साइड रहेगा परिधि की ओर, ये देखो इधर रहेगा, परिधि की ओर रहेगा जो, ठीक है, और जो क्या रहेगा हल्का रंग से क्या हो जाएगा, अभिरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिरंजित। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या बोलेंगे? यूक्रोमेटिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये जो रहता है इसी का, इसी डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए। और उस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। तो यूक्रोमेटिन जो रहता है, ठीक है ना, अनुवांशिक रूप से क्या होता है? सक्रिय होता है। अनुवांशिक रूप से क्या होता है? सक्रिय। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो है, ठीक है, ये किधर रहता है? केंद्र की ओर रहेगा। इधर रहेगा, केंद्र की ओर रहेगा, जस्ट अपोजिट। और यदि ये हल्का रंग से अभिरंजित हो रहा है तो ये कैसे होगा? गहरे रंग से होगा। गहरे रंग से क्या होगा? अभिरंजित होगा, डार्कली दिखेगा। और ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि अनुवांशिक रूप से क्या होगा? निष्क्रिय होगा। क्या होगा? निष्क्रिय, यानी कि उस वाले भाग से, क्योंकि ये ज़्यादा कुंडलित है। हमको जब क्या बनाना रहता है? डीएनए से आरएनए बनाना रहता है, तो डीएनए को ऐसा खोलना पड़ता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करना पड़ता है। क्लियर है ना? तो इसको खोलने में आसानी होगा, किसको? इसको ना। तो इस कारण ये क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन आसानी से कर सकता है। लेकिन ये वाला कर पाएगा क्या? नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो ये क्या रहेगा? केंद्र की ओर रहता है गहरे रंग से, और ये क्या रहता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है। क्लियर है? अब इतना सारा पढ़े भैया, तो इसमें क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला आ सकता है, यूक्रोमेटिन अनुवांशिक रूप से क्या होता है? सक्रिय। और ये क्या होता है? निष्क्रिय। ये किधर रहता है? केंद्र की ओर। कैसे रहता है? गहरे रंग का। ये सब क्वेश्चन बना बुनाया है ना, ये आता ही है। अब ये जब ऐसा हो गया, अब इसको क्या करना है? विभाजन करना है। मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि कोई चीज़ को दो बराबर भागों में बांटो। एक धागा है, उस धागा को चलो दो बराबर भागों में बांटो, और ऐसा वो बिखरा रहेगा। क्या तुम दो बराबर भागों में बांट सकते हो क्या उसको? नहीं। तुम उसको क्या करोगे? पहले तो संघनित करोगे एक साथ, एकदम ऐसे, एक बार यहाँ से ऐसे ऐसे करोगे बराबर, उसके बाद ऐसे कट लगाओगे ना। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम वही कहानी होगा। ये ऐसा क्या है? बिखरा हुआ है। क्या है? बिखरा हुआ। क्रोमेटिन कौन से रूप में है? बिखरा। और मैं बोलूँगा कि इसको दो कुछ कम बराबर भागों में क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड कर पाओगे क्या? नहीं, डिवाइड नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, इस कारण इसको और ज़्यादा संघनित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा संघनित। और ये संघनित होगा बहुत ज़्यादा, और संघनित होकर के किसका निर्माण कर देता है? क्रोमोसोम का। किसका निर्माण कर देता है? क्रोमोसोम का। और ये केवल कौन से अवस्था में दिखता है एकदम ज़्यादा संघनित? कौन से अवस्था में रहेगा सबसे छोटा और संघनित? मेटाफेज में। मेटाफेज कौन से अवस्था में आता है? एम फेज में। किस में आता है? एम फेज में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ डाले अब? ठीक है, डीएनए के बारे में पढ़ डाले। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है, सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या है और सेंट्रोमियर क्या है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक होता है सेंट्रोसोम, एक होता है सेंट्रियोल, और एक होता है एकदम कॉमन सा चीज़ है, एकदम कंझटा जाओगे तुम लोग। एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पास, सेंट्रियोल। क्या होता है सेंट्रियोल? चल, यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ूँ मैं? ध्यान से देखो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अभी तक क्या क्या देख डाले? डीएनए। ठीक है, डीएनए में ध्यान से समझना, डीएनए जो रहता है सबसे सरलतम रूप है। ठीक है, सबसे सरलतम रूप है। डीएनए ही क्या होता है? जब ज़्यादा कुंडलित होते जाएगा तो क्या बनेगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक कौन सा क्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन। एक क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो रहता है ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे क्या बनता है भाई? क्रोमोसोम। कौन सा अवस्था में दिखाई देता है ज़्यादा? मेटाफेज। यहाँ तक क्लियर है? मैं टाइम ड्यूरेशन भी बता डाला था। सबसे ज़्यादा टाइम कौन खाता है सेल साइकिल में? G1। उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद एम फेज। एम फेज में सबसे ज़्यादा प्रोफेज, उसके बाद कौन सा? मेटाफेज, उसके बाद टीलोफेज, और सबसे कम एनाफेज। यहाँ तक क्लियर है? याद रखना है। मैं क्या बोला था? सेल साइकिल केवल और केवल किस में होगा? यूकेरियोटिक कोशिका में। किस में होगा? यूकेरियोटिक कोशिका में। यहाँ तक याद हो गया? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं तुम लोगों को तीन चार चीज़ बताऊंगा, छोटा छोटा परिभाषा है। सेंट्रियोल किसको बोलते हैं?
और एक है तुम्हारा सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं, और एक है सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं। तुम लोग नहीं, तुम मेरे को परेशान कर दोगे, कन्फ्यूज आ जाओगे और लिखोगे गलत गलत। ठीक है, तीनों सेंट्रो है ना। ठीक है, तो तीनों में कन्फ्यूजन होना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो। असल में क्या होता है, तुम लोग पढ़े होगे क्या पढ़े हो, फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, फिम्बरी होता है, पिलाई होता है, ऐसा सब पढ़े होगे। बेसल बॉडी हुक, ऐसा कुछ कुछ। जब ये हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे किसका, बैक्टीरिया का, तो ऐसे पूंछ निकालते थे ना उससे, ऐसे। क्लियर है, याद आया। तो ये क्या है, फ्लैजिला है बोलते थे। और तुम लोग एक चीज़ पढ़े होगे, 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, ऐसा कुछ कुछ पढ़े थे। ठीक है, पढ़ेंगे बहुत सारा चीज़, 11वीं के पार्ट में है वो सब। ठीक है, तो ध्यान दो, ये ऐसा कुछ तो पढ़े हुए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसमें भी ऐसा फ्लैजिला रहेगा। क्या रहेगा, फ्लैजिला, पूंछ वाला भाग जो। ठीक है ना, तो बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो अब हम लोग को जानना है ये सब होता क्या है। असल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसको बोलते हैं, जो संकुचन कर सकता है। क्या कर सकता है, संकुचन कर सकता है। संकुचन करने वाला जो प्रोटीन बनाता है, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं जिसको। संकुचन करने वाला जो फिलामेंट रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अलग अलग ट्यूबुलिन रहता है। अब ध्यान से समझना, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है वो आपस में अरेंज होता है। क्या होता है, अरेंज होता है। और अरेंज होकर के ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, नली जैसा। ये यहाँ तक क्लियर है। ये क्या बनाता है, नली जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को जो कोशिका के अंदर पाया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रिओल। क्या बोलते हैं, सेंट्रिओल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सेंट्रिओल। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे एक और सेंट्रिओल जब आपस में मिल जाए, जब दो ठोक सेंट्रिओल ऐसे एक दूसरे के लंबवत लगे ऐसे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। क्या बोल देते हैं इसको, सेंट्रोसोम। एक सिंगल को क्या बोलूँगा मैं, सेंट्रिओल। सिंगल को क्या बोलूँगा मैं, सेंट्रिओल। और जब ये डबल हो जाएगा, डबल सेंट्रिओल, तो उसको क्या बोलूँगा, सेंट्रोसोम। यहाँ तक क्लियर है। इसे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, तो सेंट्रोमियर क्या होता है भैया, तो जब तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे किसका, ऐसा क्रोमोसोम का, किसका, क्रोमोसोम का, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीच वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आता है। कैसा स्ट्रक्चर, डिस्क शेप। डिस्क शेप इस टाइप से, ऐसे सेंट्रोमियर में लगा रहता है एक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बताया हूँ। एक सिंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। 2 ठोक सेंट्रियोल आपस में जुड़ गया है तो क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रोसोम। और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में क्या जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर। क्या जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, डिस्क शेप। शेप याद रखना है, डिस्क शेप। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सब का काम क्या क्या है भैया, थोड़ा सा जानना भी जरूरी है ना। असल में होगा क्या, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये सब का काम बताता हूँ तुमको एकदम मस्त, ठीक है। देखो, ये मान लो मेरा एक कोशिका है, ठीक है। और कोशिका के अंदर ध्यान दो, कोशिका के अंदर ये हमारा क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो ये जो केंद्रक झिल्ली रहता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। केंद्रक झिल्ली क्या हो जाता है, गायब। और मैं तुम लोगों को क्या बोला था, क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाया रहता है, क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट हो जाया रहता है, क्रोमोसोम में। तो असल में होता क्या है, ये जैसे ये तुम्हारा क्या रहेगा, क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ऐसा है, ऐसा बना रहता है क्रोमोसोम। तो क्या होता है, तुमको क्या बोला हूँ, क्रोमोसोम का ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, क्रोमोसोम का उधर से, क्रोमोसोम का ये वाला जो बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोलते हूँ, बोला हूँ मैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर। यहाँ तक क्लियर है, ऐसा जमा हुआ है। और क्या रहता है, बोला हूँ मैं, सेंट्रियोल रहेगा कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम रहता है। क्या रहता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कैसे रहता है, ये है, तो ये देखो, ये एक सेंट्रोसोम हो गया,
ये भी क्या हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। क्या हो गया, सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम रहता है ना, ये जो सेंट्रोसोम रहता है ये निर्माण करता है किसका, तरकु तंतु का। इसका निर्माण करता है तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर का। ये स्पिंडल फाइबर आएगा ऐसे, ठीक है ना, और किससे आकर के जुड़ रहा है, काइनेटोकोर से। किससे आकर जुड़ रहा है, काइनेटोकोर से। ये ऐसे ऐसे काइनेटोकोर से जुड़ेगा और इसका स्प्लिटिंग करवाएगा। क्या कराएगा, स्प्लिटिंग, दोनों को ऐसे अलग करने का कोशिश करेगा। यहाँ तक क्लियर है, दोनों को क्या करेगा, अलग करने का, बीच से ऐसे तोड़ने का काम करेगा। तो इन्वॉल्व हो रहा है पूरा काम। देखो अब इसी को मैं तुम लोग को थोड़ा सा मस्त बता देता हूँ भाई, कैसे बता देता हूँ। देखो ये एक सिंगल है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रीओल। क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रीओल। दोनों को एक साथ क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रोसोम। क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रोसोम। इसको क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। यही जो नीला कलर का है इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एकदम छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक ये। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि ये सब अभी काम आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो चीज़ हमारा सेल साइकिल में यूज़ होगा या तुम्हारा सेल डिवीज़न में यूज़ होगा, वो कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ के रख रहे हैं ताकि हम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ तक क्लियर है। और कौन सा टॉपिक छूटा, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अच्छा, न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। असल में क्या होता है, ये देखो, ये जैसे मेरा केंद्रक है ना, केंद्रक के अंदर एक डार्क भाग रहता है, बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, ऐसा ही, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग रहता है, ठीक है ना, डार्क भाग, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, ठीक, केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और केंद्रिका जो रहता है, यहाँ निर्माण होता है किसका, आरआरएनए का। किसका निर्माण होता है, आरआरएनए का, ठीक है। और आरआरएनए ही आगे जाकर क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। क्या बनाएगा, राइबोसोम। तो इसको बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, केंद्रिका को। राइबोसोम की फैक्ट्री, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पास आरआरएनए बन रहा है, डीएनए का ही पार्ट है, आरएनए बन रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है कि इनएक्टिव, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। तो यहाँ पास लिख देता हूँ ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है पता है कि नहीं तुम लोगों को, अभी बोल रहा हूँ, नहीं पता है, ध्यान दो क्या होता है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो डीएनए रहता है ना, डीएनए से जब क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से जब क्या बनता है, आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अनुलेखन। क्लियर है। और ये आरएनए जो रहता है उससे क्या बनेगा, मान लो प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवाद या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना रे, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कंप्लीट। आगे बढ़ जाऊँ अब मैं, शुरुआत करें अब चैप्टर का विधिवत। ये बेसिक वाला काम हो गया, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, सबको आया कि नहीं ये समझ, एक बार रिवाइज करें, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, रिवाइज करा रहा हूँ। हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर कितने भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में। सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल, उसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल साइकिल कंप्लीट होता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। सभी जीवों में सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कितना घंटा, 24 घंटा। यीस्ट है तो उसमें कितना, 90 मिनट। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या बोला था मैं, अवस्थाओं की बात किया था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, इंटरफेज। उसके बाद कौन सा फेज, M फेज, जो कि क्या होता है, डिवाइडिंग फेज। ये कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि जो G1 फेज रहता है सर्वाधिक टाइम लेता है, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज और सबसे कम फेज M फेज। उसके बाद तुम लोग को क्या बताया था, M फेज में भी टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा लंबा टाइम कौन लेता है, प्रोफेज। सबसे कम टाइम कौन लेता है, एनाफेज। PMT PMT का एग्जाम होता था, तो ऐसे करके याद रखना, PMT फिर क्या लिखना है, ए। यहाँ तक समझ आया।
उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे, कुछ बेसिक के बारे में। सबसे पहले बताया था क्या, सबसे बेसिक क्या है, डीएनए। एक कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, क्या रहता है आपका डीएनए। लेकिन कोशिका में डीएनए क्या स्वतंत्र रूप से पाया जाता है क्या, नहीं, वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ करके कौन सा अवस्था में पाया जाता है, क्रोमेटिन, जो कि कैसे रहता है, धागे जैसा संरचना। ये कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो रहता है हल्का अभिरंजित होता है, परिधि की ओर होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव। क्लियर है ना। और जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, इधर रहता है, केंद्र की ओर रहता है, गहरे रंग से क्या होता है, अभिरंजित रहता है, और ये क्या रहता है, निष्क्रिय। कभी भी अनुलेखन और अनुवादन का प्रक्रिया चलेगा तो उसमें यूक्रोमेटिन भाग लेगा कि हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। कौन लेगा, यूक्रोमेटिन, क्योंकि ढीला ढाला है, पहले से खुला हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत जाएगा क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कभी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है ना, तो पूरा का पूरा कोशिका के अंदर जितना भी डीएनए है उसमें नहीं होता, पार्ट पार्ट में होता है। समझ आ रहा है ना, पार्ट पार्ट में होता है, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू किए थे, क्रोमेटिन और ज़्यादा संघनित होता है कौन से फेज में, एम फेज में। एक विभाजित होती हुई कोशिका में क्रोमोसोम दिखाई देगा, ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देता नहीं है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तीनों अवस्था में केवल और केवल क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन। क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन। यहाँ तक क्लियर है। और केवल एम फेज के सबसे ज़्यादा संघनित रूप में मेटा फेज में क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम। ये हो गया था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि इसका सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर क्या होता है कि ये जो हमारा 2 क्रोमेटिड होता है, ध्यान से देखो, एक सिंगल को ऐसा ध्यान देना ना, क्रोमोसोम जब बनाऊंगा मैं, ये क्रोमोसोम है ऐसा। अब क्रोमोसोम जो है ऐसा वाला तुम लोग पढ़ते हो, बहुत जगह क्रोमोसोम ऐसा सिंगल वाला भी दिखाई देगा। अभी कब दिखाई देता है, पढ़ेंगे, अभी थोड़ा देर रुको, ठीक है। कई लोग क्रोमोसोम इसको भी बोलेंगे, कई लोग क्रोमोसोम इसको भी बोलेंगे। क्लियर है ना। तो ध्यान से समझना, ये वाला जो क्रोमोसोम है वो G1 अवस्था में है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है वो कौन सा अवस्था का है, G2 अवस्था का। क्लियर है ना। मोस्ट कॉमन तुम लोग इसको देखते हो, यहाँ तक क्लियर है ना। लेकिन कई ठोक बुक में ऐसा रहेगा कि ये वाला क्रोमोसोम बना रहेगा। क्लियर है। तो ये जो सिंगल है, 8 ठोक सिंगल को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। सिंगल को क्या बोल रहे हैं, मैं क्रोमेटिड बोल रहे हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड। यहाँ तक समझ आया। और यहाँ पास क्रोमेटिड ही क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमेटिड ही क्या है, क्रोमोसोम। और यहाँ पास 2 ठोक को मिला करके 2 क्रोमेटिड है, और 2 क्रोमेटिड मिला करके 1 क्रोमोसोम बोल रहा हूँ। 2 क्रोमेटिड है और उसको मिला करके कितना, 1 क्रोमोसोम। क्या है, 1 क्रोमोसोम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएं क्या, मजा आएगा तब। शुरू करें। कैसे कैसे हो रहा है भैया, 1 क्रोमेटिड है, उसी के यहाँ पास 1 क्रोमोसोम बोल रहा हूँ, और यहाँ 2 को मिला करके 1 क्रोमोसोम बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। असल में होता क्या है, ध्यान देना, ठीक है। आज बेसिक पहले पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे, एकदम धड़ाधड़ समझ आते जाएगा। देखो, ये हमारा क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर है आपका क्या, ये केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। यहाँ तक समझ आ गया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा यहाँ जो घटना चल रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग गोला में एकदम मस्त समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। असल में यहाँ होता क्या है, देखो हम लोग क्या इसको कितने भाग में डिवाइड किए थे, 3 मेनली। कितना, पहला G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, अंतरावस्था वाला, और उसके बाद कौन सा फेज, M फेज। मैं क्या बोला हूँ कि कोई भी जैसे ये कोशिका है, इसको विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाना है, और सेम आकार होना चाहिए, और जितने भी कोशिकांग है इसके अंदर वो दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें कोशिका का क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। इसमें उपस्थित जितने भी क्या है तुम्हारे कोशिकांग है, या डीएनए है, या जेनेटिक पदार्थ है, ठीक है, उन सब का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहले तो G1 फेज आएगा, और यहाँ पास उपस्थित जितना भी पदार्थ है, जैसे कि ये मान लो, ये 1 मिनट रुको, ये G1 फेज, 1 मिनट, ये है ऐसे। अब यहाँ पास हमारा क्या है, ये देखो, यहाँ पास ऐसे डीएनए है। क्लियर है ना। अब डीएनए को मैं इस तरीके से अभी यहाँ दर्शा दिया हूँ। तो ये जो डीएनए है यहाँ, ये ऐसे है, ये जो डीएनए है इसका यहाँ पास क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन। इसका ऐसा फोटोकॉपी बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। G1 फेज आएगा, उसके बाद ये कौन सा फेज हो गया, S फेज हो गया। कौन सा फेज हो गया, S फेज।
इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, क्योंकि ये डीएनए है तो इसको बांधने के लिए हिस्टोन प्रोटीन था, तो ये नया बनेगा, उसके लिए भी क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो और किसका निर्माण होगा यहाँ पास, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, हिस्टोन प्रोटीन का। और उसका और किसका जरूरत पड़ेगा, सेंट्रियोल। किसका जरूरत पड़ेगा, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल 8 ठुक रहता है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दोनों का नाम लो, मतलब एक ही है ना, 2 ठुक सेंट्रियोल मिला करके एक सेंट्रोसोम बन रहा है ना। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोल, देखो एस फेज में क्या क्या होता है, मैं पूरा याद करवाते जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनते रहना। G1 फेज में क्या हो रहा है, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, वृद्धि करने के लिए कोई कोशिका को क्या चाहिए, चलो बताओ। वृद्धि करने के लिए कोई भी कोशिका को क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, एंजाइम और प्रोटीन। तो एंजाइम चाहिए और क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। एंजाइम प्लस क्या चाहिए, प्रोटीन। एंजाइम और प्रोटीन कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। ट्रांसक्रिप्शन से और ट्रांसलेशन से, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इससे बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये पहला फेज है, तो इसको बाहर का कोई भी फैक्टर क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। क्लियर है कि नहीं। हमारा जो कोशिका है उसका शुरुआत करने के लिए, ध्यान से समझना, कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन को शुरुआत करवाने के लिए पहला फेज बस में कोई बाहर का फैक्टर क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और ये सभी के सभी को कंट्रोल कौन करता है, जेनेटिक फैक्टर, इंटरनल कंट्रोल, कि कौन सा चीज़ होना चाहिए, ये आगे कोशिका विभाजित होगा कि नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है, डीएनए। बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझते रहो। जीवन अवस्था है, जीवन अवस्था में क्या कर रहा है, कोशिका अपना वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि करेगा तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, एंजाइम और प्रोटीन। एंजाइम और प्रोटीन कैसे बनता था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। याद करो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस बताया हूँ। प्रोटीन कैसे बना है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बना है। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पास होता है। जीवन फेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यहाँ पास क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एस फेज आएगा। एस फेज में क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए रहता है उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है, डुप्लीकेशन। डीएनए बनेगा तो उसको बांधने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पास डीएनए तो डुप्लीकेशन होगा, उसके साथ साथ डीएनए का डुप्लीकेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमको किसका निर्माण करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन का। और कौन डबल होगा, सेंट्रियोल। कौन डबल होगा, सेंट्रियोल। क्लियर है। एक ठोक नीचे यहाँ पास देखो, ये मान लो ये ऐसा है मेरा ना, ये क्रोमेटिन है, ऐसा है। क्लियर है। अब ये जो पूरा पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, एस फेज में और डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर है, डबल हो जाएगा। एक सेंट्रियोल था तो 2 ठोक बनाएंगे, क्योंकि इसका मात्रा डबल है तो उसको भी डबल करना पड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ याद रखना, ये एमसीक्यू बनाता है। उसके बाद सेकंड फेज में बचा खुचा वृद्धि रहेगा, वो भी कंप्लीट होगा। ठीक है, बचा खुचा वृद्धि रहेगा, वो भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या होगा, फिर से ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और तीसरा सबसे ज़्यादा एमपी पॉइंट याद रखना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा। किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। यहाँ तक समझ आया, किसी कोई दिक्कत है क्या, देख लो। ठीक है, याद हो गया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसमें भी यहाँ तक क्लियर है। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका बनाना, फोटोकॉपी बनाना। ठीक है, प्रतिकृतियां। यहाँ तक क्लियर है। ये तीनों अवस्था का हो गया कहानी। अभी और डिटेल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, मेरे को अभी कुछ समझाना है। ठीक है, क्या समझाने वाला था मैं, यहाँ पास शुरू किया था ना कॉन्सेप्ट, ये वाला, ये बताना है ना मेरे को तो। ठीक है, चलो शुरू करें क्या। अभी सेल साइकिल शुरू नहीं हुआ है, अभी बेसिक ही चल रहा है पूरा इसका। ठीक है, फिर कंप्लीट कर देंगे एक ही बार में, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, अब होता क्या है, ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं समझाते जा रहा हूँ तुम लोगों को, ध्यान दो। ये है मेरा क्या, कोशिका। ठीक है, कोशिका में ध्यान से समझना कौन कौन सा अवस्था चलता है, बोला G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। असल में होंगे क्या, ये जो G1 फेज है, फिर क्या है एस फेज, और ये G2 फेज। मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, तीनों अवस्था में क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन। क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन। चलो क्रोमेटिन बना दे क्या, ये है आपका क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है। इस अवस्था में भी क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन।
इस अवस्था में भी क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन। यहाँ तक क्लियर है। और केवल इस अवस्था में विजिबल होता है कि आपका क्रोमोसोम। क्लियर है। अब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्रोमेटिन आपको दिखाई देता है, मान लो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इस अवस्था में क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम केवल और केवल एम फेज में दिखाई देता है। क्लियर है ना। लेकिन मान लो वाला कहानी जी, ठीक है, G1 में दिखाई दे रहा है, एस फेज में दिखाई दे रहा है और G2 में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, इसके बारे में बात करते हैं। मान लो इसको मैं पूरी तरीके से क्या कर दूं, संघनित करूं। क्या कर दूं, संघनित कर दूं। तो ये क्या होता है, ध्यान देना, ऐसा एक सिंगल बनाता है, सिंगल लड़ी बनाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पास देखो एस फेज में जितना मात्रा है वो क्या हो जाता है, डबल। क्या हो जाता है, डबल। तो यहाँ पास डबल होगा, ध्यान दो, यहाँ पास यदि क्या होगा, डबल होगा। तो ये ऐसा डबल हो गया। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, अब क्या होगा, ये एक है और ये एक है। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो अब जो G2 में दिखाई देगा वो डबल वाला दिखाई देगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं, ये वाला दिखाई देगा। समझ आ रहा है। तो जैसे कि मैं अब बोलूँगा कि कोई मनुष्य है, उसके में कितना गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है। कितना है, 46 गुणसूत्र। तो मैं यहाँ पास यदि बोलूँगा कि G1 फेज में कितना गुणसूत्र, चलो उसका बताओ करके, तो क्या बोलोगे, 46 गुणसूत्र है भैया। वो तो सही से रहेगा, चाहे G1 फेज रहे चाहे G2 फेज रहे, गुणसूत्र क्या रहेगा, उतना का ही उतना 46 रहेगा। लेकिन 46 गुणसूत्र है, लेकिन उसमें क्रोमेटिड कितना रहेगा, 46। कितना रहेगा, 46। कितना रहेगा, 46। लेकिन मैं G2 फेज में बात करूँ, गुणसूत्र का संख्या वैसे रहेगा क्या, गुणसूत्र वैसे कि वैसे रहेगा। गुणसूत्र अभी भी क्या है, 46। लेकिन अब जो गुणसूत्र है वो कैसा वाला है सर, डबल वाला। क्लियर है। तो क्रोमेटिड कितना होगा, 92। 46 गुणित 2 जी। समझ आ रहा है कि नहीं। ध्यान दो, इसमें ऐसा था, ये 1 2 3 4 ऐसा पूरा 46 ठोक था। अब ये भी क्या है, 46। लेकिन अब कितना ठोक वाला है, ये 2 ठोक वाला है। तो क्रोमेटिड 46 गुणित 2 कितना आ जाएगा आपका, 92। 45 दूनी 90, 46 दूनी 92। समझ आया कि नहीं। तो ये वाला जो कहानी है इसको बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं, प्लॉइडी। ठीक है, प्लॉइडी ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम। चलो मैं तुमको ऐसा यदि एक क्वेश्चन दूंगा, एक मटर का पौधा है, उसमें 2n = 14। ठीक है, 7 जोड़ी गुणसूत्र है, मतलब टोटल गुणसूत्र कितना, 14। कितना, 14 गुणसूत्र है। G1 अवस्था में बताओ कितना बोलोगे, 14 क्रोमोसोम है, 14 क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम कितना है, 14, और क्रोमेटिड भी कितना है, 14। लेकिन अब मैं बोलूँगा G2 अवस्था में, चलो बताओ क्रोमोसोम क्या रहेगा, चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड 28। 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र होता है, मतलब टोटल कितना गुणसूत्र, 8। क्रोमोसोम कितना है बोलूँगा, मतलब G1 फेज और G2 फेज में 8। लेकिन क्रोमेटिड G2 फेज में कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो एक चीज़ देख रहे हो कि क्रोमोसोम का नंबर जो है कांस्टेंट है। क्रोमोसोम का नंबर क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। लेकिन क्रोमेटिड का नंबर क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है। G1 फेज में अलग और G2 फेज में अलग, वेरिएबल मतलब विभिन्न है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। अब दूसरा कहानी देखते हैं, इसको बोलते हैं प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम। अब हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए। मान लो कोई कोशिका है, उसमें जो टोटल डीएनए है उसका अमाउंट मानता हूँ 2C। क्या मान रहा हूँ मैं, 2C। कोई कोशिका है, ठीक है ना, कोशिका, उसमें जितना भी डीएनए है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2C है बोल रहा हूँ। क्या है, 2C। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि ये मेरा, ध्यान से समझना, ये नॉर्मल सेल है हमारा, कोई भी नॉर्मल सेल है, इसमें जो भी क्या है डीएनए है, ये डीएनए का जो मात्रा है टोटल, उसको क्या मैं बोल रहा हूँ, 2C है। क्या है, 2C। यहाँ तक क्लियर है।
तो जब ये कौन सा अवस्था में आएगा, ध्यान देना, G1 फेज को पार करेगा और कौन सा अवस्था में आएगा, एस फेज में। कौन सा अवस्था में आएगा, एस फेज में। तो ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए है 2C से क्या हो जाएगा, 4C, डबल हो जाता है, ठीक है ना। 2C से क्या हो जाएगा, ये 4C। अच्छा, G1 अवस्था में क्या रहेगा, 2C ही रहेगा, यहाँ तक क्लियर है ना। और एस अवस्था में क्या हो गया, ये 4C हो गया। उसके बाद कौन सा अवस्था आता है, G2 अवस्था। G2 अवस्था में भी अभी भी क्या रहेगा, ये 4C रहेगा। क्या रहेगा, 4C। लेकिन जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, कौन सा अवस्था कंप्लीट हो गया, G2 अवस्था। कौन सा अवस्था आएगा, फिर से M अवस्था। क्या आ जाएगा, M फेज, M अवस्था आएगा। तो ये फिर से कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में। 2 कोशिका बनता है एक से, तो फिर से किस में डिवाइड हो गया, 2C और 2C। तो तुमको कभी भी पूछेगा अमाउंट ऑफ डीएनए बताओ करके, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो देखो कैसे कैसे करना है। देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर कौन सा फेज, M फेज। तो ध्यान देना, G1, S, G2 और ये M फेज। यहाँ पास देखो, सबसे पहले अमाउंट कितना है, यहाँ पास 2C है, यहाँ पास कितना है, 4C है, यहाँ पास कितना है, 4C है, और यहाँ क्या है, 2C है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसा आएगा, कौन से अवस्था से कौन से अवस्था में डीएनए का अमाउंट स्थिर रहता है, S से G2, ये दोनों स्थिर है। कौन से अवस्था में, ध्यान समझना, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन से अवस्था में होता है, एस फेज। G1 से एस फेज जाता है तब। क्लियर है। पहला क्वेश्चन, G1 से एस जाता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, इंक्रीज। स्थिर कौन से में रहता है, एस से G2। और कौन से फेज में, हाँ हाँ, ये नहीं, ये है, इस अवस्था में भी स्थिर रहेगा ही, वो तो पहले तो इसमें स्थिर ही है, ठीक है। फिर यहाँ पास भी क्या है, ध्यान देना। उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा किसमें, इसमें। फिर इसके बाद एस से G2 जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद G2 से जब कौन सा अवस्था में आएगा, फिर से M प्रवस्था, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, कम होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, ठीक है, यानी कि अमाउंट, और उसके बाद कौन सा वाला टॉपिक, प्लॉइडी ऑफ डीएनए। ये दोनों का क्वेश्चन आता है, लिखो, ठीक है।